जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता दूँ। पहले भी ये थोड़ा सा है पढ़ा चुका हूँ, ये रिव्यू करवा देता हूँ आपको थोड़ा। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या हैं? बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बेसिकली क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रोग्राम किसको कहते हैं? ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं कंप्यूटर को, और ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो विच इज़ नियर टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या हुआ? प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि एडिशन करनी है दो नंबर्स की, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है। तो ये चार प्रोग्राम्स हो गए, चार फंक्शन बताए, चार प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये फिर कैलकुलेटर मिलके बनाते हैं। तो कैलकुलेटर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूँ समझ लें कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उनको आमतौर पे कोड भी बोला जाता है। ठीक है, कोड यूज़ किया जाता है, एक टर्मिनोलॉजी जो है वो कोड यूज़ की जाती है कि कोड हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, उनको हम कोड भी कहते हैं और इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो सीपीयू जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और परफॉर्म करता है जो भी उसके अंदर दिया होता है। वटेवर जो भी टास्क हमने दिया वो सब कुछ वो परफॉर्म कर देता है सीपीयू ऑन रीडिंग दैट इंस्ट्रक्शन। तो तीन तरह के सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी है और एप्लीकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपके पूरे हार्डवेयर को या सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, अब वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी जो है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट तरह की, जैसे कि एंटीवायरस वगैरह हो गए। इसके अलावा एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन क्या है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट राइट करना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, प्रेजेंटेशन बनानी है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, बजट बनाना है या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के काम करने हैं तो उसके लिए एक्सेल है आपके पास। तो ये एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर स्टोर इन मैनी वेज। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है उसको कई तरह से स्टोर किया जाता है। इसमें एग्जीक्यूटिबल फाइल्स भी हैं, कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू, हैव एक्सटेंशन ऑफ डॉट एक्जी और डॉट कॉम। ठीक है, इसमें क्या होता है? डॉट एक्जी या डॉट कॉम की एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जो है वो आमतौर पे आपको बताती है कि आपके इस प्रोग्राम ने या आपकी इस फाइल पर्टिकुलर फाइल ने किस प्रोग्राम में ओपन होना है। ठीक है, या क्या करना है आगे। ठीक है, तो डॉट एक्जी फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन है जो कि सीपीयू के लिए पड़ी है। अब सीपीयू की तरफ ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जाती हैं और सीपीयू इनको परफॉर्म करने शुरू हो जाता है पूरी तौर पे विदाउट एनी इंटरमीडिएट वर्क। तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज एक काम होता है, एक होता है डीएलएल। ठीक है, डीएलएल मीन्स के डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज ये क्या काम करते हैं? ये पार्शियल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि ये पार्शियल है, नॉट फुल एग्जीक्यूटेबल बट पार्शियल एग्जीक्यूटेबल। ये किस लिए होती हैं? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मीन्स कि जैसे कि आप, अगर मैं आपको ना नॉर्मली एग्जांपल दूं कि जो लाइब्रेरीज फंक्शंस आप यूज़ करते हो उसके लिए कुछ लाइब्रेरी हेडर फाइल्स होती हैं, उनको आपस में लिंक करवाना वगैरह वगैरह, ये सारा काम जो है वो डीएलएल फाइल्स का समझ लें ये होता है। हैव अ डॉट डीएलएल एक्सटेंशन, इसकी एक्सटेंशन जो है डॉट डीएलएल होती है। ठीक है, डॉट डीएलएल से क्या मतलब है? डॉट से तो डॉट बनेगा, डीएलएल डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज। इनिशियलाइजेशन फाइल्स हैं फिर कुछ। इनिशियलाइजेशन फाइल में क्या होता है कि इसमें आपके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है सॉफ्टवेयर के लिए, INI इसकी एक्सटेंशन होती है, और मॉडर्न कंप्यूटर में इसको रजिस्ट्री के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी कि रजिस्ट्री यूज़ की जाती है इसकी जगह पे। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ है रजिस्ट्री। आमतौर पे इससे पहले जो कंप्यूटर से वो इनिशियलाइजेशन फाइल्स को यूज़ करते थे सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ठीक है, और उसके फाइल का एक्सटेंशन जो है वो INI होता था, इनिशियलाइजेशन फाइल्स। हेल्प फाइल्स हैं कुछ। हेल्प फाइल्स क्या करती हैं? कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मेशन इज इंडेक्स्ड एंड सर्चेबल, प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन मैनुअल, हैव अ CHM एंड HLP एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है कि
ये कंटेन करती है, क्या कंटेन करती है भाई, इंफॉर्मेशन कंटेन करती है सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में सारी की सारी मालूमात होती है इसमें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए तो यू हैव टू सर्च इट, आपको सर्च करना पड़ेगा हेल्प के अंदर। नॉर्मली F1 जो है वो शॉर्टकट की होती है फाइल को ओपन करने के लिए। तो इसमें आप देखो किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाओ और उसकी F1 की प्रेस करें, यहाँ पे हेल्प पे जाएं और सॉफ्टवेयर के अंदर जो हेल्प है उसकी ऑप्शन है वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर रिलेटेड कि आपको इसको किस तरह से डील करना है। ये बेसिकली एक तरह का आपका मैनुअल होता है या यूज़र गाइड होती है, ठीक है। और इसकी जो एक्सटेंशन है .HLP होती है और .CHN होती है, ठीक है। बैच फाइल्स हैं, बैच फाइल क्या करती हैं काम, बैच फाइल जो है वो आपके टास्क को ऑटोमेट करती हैं, ऑटोमेटिक करती हैं, यानी कि आपको बार बार एक ही तरह का काम दोबारा बार बार नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है। कुछ कमांड्स होती हैं, फर्ज करें आप माई कंप्यूटर खोलते हो, माई कंप्यूटर खोलने के बाद सी ड्राइव में जाते हो या डी ड्राइव में जाते हो, उसके अंदर फिर एक एडिड यूनिवर्सिटी का फोल्डर है उसके अंदर जाते हो और एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हो, डेट्स इट, ठीक है। ये आपने 4-5 काम किए। अब यही काम आप ऑटोमेट भी कर सकते हो, यानी कि ये काम खुद ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये बैच फाइल हो जाएगी। इसमें क्या है कि सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड, ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स की एक सीरीज होंगी, ठीक है। ये बैच फाइल का काम होता है और डॉट बैट जो है वो एक्सटेंशन है इसकी, ठीक है। तो डॉस में बैच फाइल भी यूज़ की जाती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन में क्या होता है, सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सबसे पहले। Software execute at the CPU level, code to play a sound, code generate an interrupt, CPU tells the sound card to play and sound card plays the file, programmer creates the code। अच्छा जी, मैंने एक ही झटके में सारी स्लाइड पढ़ दी। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है, कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है वो सीपीयू लेवल पे होती है, सीपीयू के पास जाती है और वहाँ यानी बाइनरी लेवल में, और उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। अब फर्स्ट करें एक कोड है जिसमें प्ले करने की यानी कि एक साउंड प्ले करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो क्या होता है कि कोड जो है वो जनरेट करता है इंटरप्ट को। इंटरप्ट क्या काम करता है, सीपीयू को बताता है कि भाई, सीपीयू फिर जो है ना इंटरप्ट ये होता है कि सीपीयू को कहा जाता है कि भाई ये काम करना है। तो सीपीयू अपना जो भी काम कर रहा होता है उसको रोकता है और उसके बाद उस इंटरप्ट को डील करता है। कोड ने एक इंटरप्ट जनरेट किया, यानी कि जैसे फर्स्ट करें मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ और क्लास पढ़ाते हुए बीच में कोई बच्चा बोल पड़ता है तो उसने मुझे इंटरप्ट किया। इसी तरह से सीपीयू कोई काम कर रहा है तो कोड एक ऐसा जनरेट होता है जो कि इंटरप्ट कॉल करता है, सीपीयू को मुतवज्जो करता है अपनी तरफ। मुतवज्जो करने के बाद सीपीयू उसकी तरफ जाता है, पूछता है हाँ भी क्या बात है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई जो भी कोड के अंदर होता है वो सीपीयू फिर साउंड कार्ड को कहता है कि भाई ये साउंड प्ले कर दो, ठीक है। साउंड कार्ड क्या करता है, यानी कि सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन सेंड कर देता है या कमांड सेंड कर देता है साउंड कार्ड को कि भाई कोई एक साउंड प्ले कर दो, ठीक है। साउंड कार्ड क्या करता है, वो जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड साउंड होती है उसको वो प्ले कर देता है फाइल से, ठीक है। ये काम होता है। प्रोग्रामर क्रिएट दी कोड्स, आमतौर पे आपके जो प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, वो कोड बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और ये प्रोग्रामर का ही काम होता है। कोड क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को किसी कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं उसको कोड कहा जाता है। राइटिंग कोड कैन बी टेडियस, काफ़ी मुश्किल है, टेडियस। कोड मस्ट बी परफेक्ट, ऑर्डर ऑफ स्टेप्स मस्ट बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो क्या है कि कोड को राइट करना एक फन है, ये हर किसी के बस का काम नहीं होता, लेकिन इसको मेहनत से सीखा जा सकता है, ठीक है। ये एक स्किल है और कोड जो है वो परफेक्ट होना चाहिए तभी कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा और एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। और कोड के एक स्पेशल सीक्वेंस होता है, उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करना है, यानी एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। राइटिंग कोड इज क्वाइट एक्साइटिंग। क्या होता है कि कोड को राइट करना बहुत ही मज़ेदार काम है। किस तरह से कि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, आप उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, सोचते हो और प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं और इसके साथ साथ न्यू आइडियाज़ भी आते हैं, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल आइडियाज़ भी आपको आ जाते हैं, ठीक है। ये कोड की एग्जांपल है जिसमें आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये फ्लोट है, ये यहाँ पे एवरेज है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि गेट एजेस हैं। यानी कि फ्लोट क्या है, बेसिकली एक डाटा टाइप है और डाटा टाइप फ्लोट एवरेज है, एवरेज पॉइंट्स में भी आ जाती है, इसलिए हमने फ्लोट डाटा टाइप ले ली। गेट एजेस जो है ये एक फंक्शन है जो कि एजेस गेट कर रहा है, ठीक है। 3 एजेस उसने गेट की। एवरेज जो है क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल है। वेरिएबल जो है वो आगे उसको वैल्यू कहाँ से साइन हो रही है, एक फंक्शन से, एवरेज एजेस एज 1 एज 2 एज 3। क्या हो रहा है
कि एक फंक्शन है जो कि 3 एजेस दे रहा है और उनकी एवरेज निकाल रहा है, और जो भी एवरेज वो निकालेगा उसका रिजल्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और वही एवरेज वेरिएबल फिर आप आगे बाद में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा कि एवरेज क्या है। बेसिकली इन तीनों एजेस में से जो एवरेज निकलती है वो ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा और एवरेज को यानी कि एवरेज वेरिएबल में ये इसको स्टोर कर देगा, और फिर हम इसको सी आउट करवा देंगे यानी कि डिस्प्ले करवा देंगे। अच्छा जी, मशीन कोड क्या है? रिकॉल दैट कंप्यूटर लिंक थिंक इन अ बाइनरी, ठीक है। कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, सीपीयू एग्जीक्यूट द मशीन कोड, सीपीयू मस्ट हैव यूनिक मशीन कोड। क्या होता है भाई मशीन कोड? मशीन कोड जो है जाहिर बात है आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू या हमारा जो कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 1 एंड 0 को समझती है, और 1 एंड 0 ही आपका मशीन कोड है। इसको बाइनरी कोड भी कहा जाता है या बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। कोड को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जो भी आपका हाई लेवल कोड होता है इसको मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है, और सीपीयू जो है वो मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है, और हर सीपीयू का अपना एक मशीन कोड होता है सेपरेटली। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं? वो अगर हम डायरेक्टली मशीन कोड में प्रोग्राम्स लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा, तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना दी जो हमारे लिए बहुत ईजी हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करना पड़ा है हमें हमें उसको, यानी जो भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, सी है, सी प्लस प्लस है, वो हमारे लिए ईजी है क्योंकि उसमें इंग्लिश की तरह के वर्ड्स हैं। अब हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर देनी है तो वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमने क्या करना है उसको मीन्स के उसका जो कंपाइलर होगा, यानी कि कंपाइलर क्या बेसिकली एक ट्रांसलेटर है, वो ट्रांसलेट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन कोड उसका बना देगा, तो वो ट्रांसलेटर काम करेगा। तो ट्रांसलेटर काम कैसे करता है? बेसिकली दो लैंग्वेजेस के बीच में ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर देता है, दैट्स इट। इंग्लिश इज यूज टू डिस्क्राइब द बाइनरी लैंग्वेज एंड, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। ओरिजिनल कोड इज कॉल्ड सोर्स कोड। जो हमारा जो लिखा हुआ कोड होता है ना, हमारा ओरिजिनल जो होता है उसको सोर्स कोड कहते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस, वो सारी सोर्स कोड होती हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज में लिखी जाती हैं या फिर कन्वर्ट हो जाती हैं मशीन लैंग्वेज में, उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस जो है हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को इनटू बाइनरी कोड, अलाउ कोड टू एग्जीक्यूट, यानी कि इसके थ्रू पे कोड एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सोर्स कोड जो है वो तो इंग्लिश की तरह के वर्ड्स हैं। अब इंग्लिश की तरह के वर्ड्स जो हैं वो कंप्यूटर को समझ कभी भी नहीं आएंगे। वो क्या होता, वो तो 1 एंड 0 समझता है, तो क्या होता है कि हमारे इंग्लिश के वर्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी कोड में किसी मैकेनिज्म के थ्रू, और उसके बाद मशीन को दिया जाता है या फिर सीपीयू को दिया जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट करे इसको, ठीक है। इट अलाउ कोड टू एग्जीक्यूट, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट होता है इसमें। चेक सोर्स कोड फॉर करेक्टनेस, कि हम सोर्स कोड जो है वो चेक करते हैं ताकि वो करेक्ट रहे। कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर बेसिकली क्रिएट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है। और कंटेंट्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि उसके जो कंटेंट्स हैं उनको ऑब्जेक्ट कोड करता है, कहा जाता है। एग्जीक्यूटेबल कैन run on its own. Executable can run on its own. Each language has its own compiler. C plus and Java as compiled languages. Basically क्या है कि हर लैंग्वेज का एक अपना कंपाइलर होता है, बेसिकली अपना ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है कंपाइलर आपका, ठीक है, या ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, यानी कि जो कंटेंट्स होते हैं ना ऑब्जेक्ट फाइल के, वो कंपाइलर क्रिएट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर जो है ना, अच्छा कंपाइलर के बारे में एक और बात बताना भूल गया। कंपाइलर जो आपके सोर्स कोड को पूरे का पूरा रीड करता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जब उसके अंदर वो देखता है कोई एरर नहीं है तब उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो ऐसे काम नहीं करता, काम उसका भी सेम टू सेम ये है, लेकिन करना कैसे है उसने, वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा। यानी कि अगर सोर्स कोड है एक, यानी कि आपने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दिए, आपने 10 इंस्ट्रक्शन दिए हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वो पहले एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, उसका कोई मतलब निकाले, मतलब कि उसको चेक करेगा, सिंटैक्स एरर देखेगा, उसका कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है उसका तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और इसके बाद नेक्स्ट साइड की तरफ चला जाएगा। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन कंपाइलर, क्योंकि इसमें ईजिली गलतियाँ पकड़ी जा सकती हैं, ठीक है। स्लोअर देन कंपाइलर, कंपाइलर से स्लो है क्योंकि कंपाइलर जो है पूरे के पूरे कोड को एक बार रीड करता है और फिर सारी लिस्ट पकड़ा देता है कि ये तुमने गलतियाँ की हैं, बच्चे इसको ठीक करो, तब मैं आगे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन पढ़ता है, उसके बाद आपको बता देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, या फिर वो एरर बता देता है कि इस लाइन में एरर है, और जब तक आप एरर उसको ठीक नहीं करते वो अगली लाइन पे जाते ही नहीं। इतना डीप है, ठीक है। ऑलवेज नीडेड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, क्या होता है कि हमेशा
ऑलवेज नीड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, हमेशा आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। विजुअल बेसिक और पर्ल जो है वो इंटरप्रेटेड है, यानी कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। प्लान, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक ज़बरदस्त प्लान पड़ती है। द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड प्रोग्रामिंग विदाउट अ प्लान इज डिफिकल्ट। यानी कि हर चीज़ प्लान ही अच्छी लगती है बेटा। एवरीथिंग इज प्लान इन दिस वर्ल्ड, ओके, हर चीज़ प्लान। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले पहले उस देखना पड़ता है कि मैं प्लान करने के बाद मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, बेसिकली मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, उसके लिए आप प्लान करते हो। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्ट रिजल्ट्स कि आपको चाहिए क्या, फिर उसके मुताबिक आप प्लानिंग करो कि भाई ये रिजल्ट मुझे कैसे मिलेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो है, आपने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैं कहता हूँ आपको बेटा प्राइम नंबर का एक फंक्शन बना दो, या प्राइम नंबर, यूजर एक नंबर एंटर करता है और आपने बताना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो ये अब आपने प्रॉपर प्लान करना है इसको किस तरह से। पहले यूजर नंबर एंटर करेगा, उसको मैं चेक करूंगा, फिर चेक करने के बाद यूजर को बताऊंगा कि हाँ ये नंबर जो एंटर आपने किया है वो प्राइम है या प्राइम नहीं है। तो ये मीन्स के प्रोग्रामिंग जो है प्लान के बगैर नहीं होती। ठीक है, डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट। सूडो कोड क्या है? सूडो कोड में क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स दैट रिजेंबल द कोड। ठीक है, डिस्क्राइब व्हाट मस्ट बी डन। इसमें क्या है कि सूडो कोड में सिंपली ये है कि नेचुरल लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हो, कोड से मिलती जुलती होती हैं, थोड़ा बहुत कोड से भी मिलती जुलती हैं और आपके नेचुरल लैंग्वेज से भी मिलती जुलती होंगी। तो इसको सूडो कोड कहते हैं। बेसिकली एल्गोरिदम आप सूडो कोड में लिख देते हो, या एल्गोरिदम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसको सूडो कोड में लिख दें या नॉर्मल लैंग्वेजेस में लिखते हैं जो कि आप कोड से थोड़ी बहुत मिलती जुलती भी है। तो डिस्क्राइब व्हाट मस्ट बी डन, हमने ये देखना होता है, डिस्क्राइब करना होता है कि क्या हमने करना है। यानी कि पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए हमें दिमाग को इस्तेमाल करना है, और दिमाग हमें एक तरतीब बताता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स बताता है। उन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं सूडो कोड में। डिफिकल्टी हो रही है? हाँ, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैं आसान लोग समझा देता हूँ। सूडो कोड इज नथिंग बट आप अपनी लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम को लिख दो जो कोड से भी मिलती जुलती हो। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करो जो कि कोड से रिजेंबल हो, जैसे कि इफ़ है, वाइल लूप है, फॉर लूप है वगैरह, इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैन बी रिटन बाय नॉन प्रोग्रामर्स, यानी कि ये काम जो है नॉन प्रोग्रामर्स भी, यानी कि एल्गोरिथम जो बनाना है ना वो नॉन प्रोग्रामर्स भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। क्योंकि इसमें कौन सा कोड आपने करना है या फिर आपने कौन सा सिंटैक्स को फॉलो करना है, नॉर्मल लैंग्वेज में आप लिख दो या इंग्लिश में लिख दो सिंपली। प्रोग्रामर्स डेवलपर्स यूनिक वर्जन्स, आप प्रोग्रामर जो है वो यूनिक वर्जन डेवलप करते हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग टूल के अंदर आईपीओ की, इंटरनेट प्रोसेसिंग, सॉरी, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चार्ट्स, डिटरमिन व्हाट इज नीडेड। अब देखें बेटा, आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो, आपने पहले देखना है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, व्हाट यू नीड। ठीक है, पहले इनपुट दो, यानी आप आपके प्रोग्राम में, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या इनपुट है, फिर वो क्या प्रोसेसिंग करेगा, तो क्या आपको आउटपुट मिलनी चाहिए। तो इनपुट कॉलम में डाटा इनपुटेड बाय यूज़र क्या होता है कि इनपुट जो है वो यूज़र्स दी जाती है। जैसे कि फर्स्ट करें, मैं आपको कहता हूँ कि यूज़र जो है वो आपसे मांगता है प्राइम नंबर, यानी कि मैं कहता हूँ एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो यूज़र से एक नंबर ले और प्रोग्राम उसको खुद बताए कि ये नंबर प्राइम था या नहीं था। ठीक है, तो इस केस में तो प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, प्रोग्राम को सबसे पहले यूज़र से नंबर मांगना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, इनपुट आ गई, डाटा इनपुटेड बाय यूज़र। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, सूडो को डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी कि इसमें आप लॉजिक बता सकते हैं कि किस लॉजिक के थ्रू आप प्राइम नंबर को बता रहे हो कि ये प्राइम नंबर है या फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर आउटपुट में डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द प्रोग्राम, यानी कि वो फिर डिजायर्ड आउटपुट बताएगा, यानी कि वो प्रोग्राम जो है आपको बताएगा कि ये नंबर जो है प्राइम है और ये नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। बस करो मैं 2 कहता हूँ या 3 कहता हूँ, 3 नंबर इज अ प्राइम, 5 नंबर इज अ प्राइम, 6 नंबर इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच इज डिवाइजेबल बाय इटसेल्फ, अपने आप से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो ये काम हो गया। आईपीओ में क्या हुआ भाई, आईपीओ में इन्होंने बताया कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि आपके ग्रॉस पे जो है वो कैलकुलेट करता हो ऑर्ली एम्प्लॉय की, यानी कि ग्रॉस पे उसको चाहिए, यानी कि ऐसा बंदा, ऐसा एम्प्लॉय जो कि घंटे लगा के काम कर रहा है, तो उसकी आपने पे बनानी है। तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितने घंटे उसने काम किया, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे पहले, मैं इसको आगे डिस्क्राइब नहीं करने वाला, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो।
आपने एक ऐसा इनपुट आउटपुट चार्ट बनाना है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग चार्ट बनाना है, जो कि आपकी सैलरी कैलकुलेट करेगा। और किसकी सैलरी कैलकुलेट करेगा? एक ऐसे एम्प्लॉय की जो घंटों में काम कर रहा है। यानी जो फर्ज करो जिस किसी ने 3 घंटे काम किया, मैं उसको पैसे देता हूँ, ये लो 3 घंटे तुम्हारे, 1 घंटे के तुम्हारे इतने पैसे थे, तो 3 घंटे के तुमने काम किया तो 3 घंटे के इतने पैसे। फर्ज करो 1 घंटे के उसका आपने 500 रुपया रखा था, तो 3 घंटे काम किया तो उसको 1500 उसको आप देने हैं आपने, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका हो गया। अब आईपीओ चार्ट में इनपुट्स क्या होगी? दो चीज़ें, कितने घंटे बंदे ने काम किया और उसकी ऑर्ली वेज क्या है। हॉर्ली वेज, हॉर्ली वेज मतलब होता है कि एक महीने, एक घंटे के कितने पैसे आप दे रहे हो और कितने घंटे काम किए, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कहाँ पे होंगी? ये प्रोसेसिंग में होंगी। इनपुट आउट वर्क, इनपुट हॉर्स वेजेस, वैलिडेट डाटा क्या होता है? पे में क्या होता है? आउट वर्क एंड मल्टीप्लिकेशन बाय हॉर्ली वेजेस, डिस्प्ले द ग्रॉस पे। इसमें क्या है कि अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है प्रोसेसिंग में? वो डिस्प्ले करवा रहा है, यानी कि ये जो पे है, ठीक है, इसको ही वो डिस्प्ले करवा देगा। अब ये जो आउटपुट है इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? ग्रॉस पे आ जाएगी। तो ये इनपुट आउटपुट चार्ट है आपका, ठीक है जी। जी, तो बात हो रही थी हाउ प्रोग्राम सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। अब कंट्रोल फ्लो की बात करते हैं। ऑर्डर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, टिपिकली एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट्स कैन चेंज द फ्लो, डिसीजन स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। बेसिकली होता क्या है कि जिस फ्लो से आप लोग अपनी इंस्ट्रक्शन लिखते हो ना, वन बाय वन करके, जैसे कि फर्स्ट करो आपने 10 लाइन्स इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, 10 लाइन्स लिखी हैं इंस्ट्रक्शंस की, तो पहले एग्जीक्यूट होगी वन, फिर दूसरी दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, एक फ्लो के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका कंट्रोल फ्लो है, यानी कि पहले कंट्रोल जो है वो पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, इस तरह से करते करते होगा। लेकिन इस फ्लो को चेंज भी किया जा सकता है थ्रू कंस्ट्रक्ट्स, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स और लूप्स के थ्रू और डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के थ्रू। डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या है? एक स्टेटमेंट है इफ एल्स की। इफ अगर कंडीशन दी है, इफ अगर कंडीशन ठीक होती है तो वो स्टेटमेंट चल पड़ेंगी, अगर नहीं ठीक होती है तो कोई दूसरी स्टेटमेंट चल पड़ेंगी। लूप्स हैं वो भी रेपिटेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्गोरिदम्स हैं। एल्गोरिदम क्या सेट ऑफ स्टेप्स हैं, ऑलवेज लीड्स टू ए सॉल्यूशन, एंड स्टेप्स आर ऑलवेज द सेम। फ्लो चार्ट्स कैन डिस्क्राइब द एल्गोरिदम स्ट्रक्चर टूल फॉर ड्राइविंग एल्गोरिदम एल्गोरिदम अपीयर्स इन ऑल प्रोग्राम्स। बेसिकली एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इसकी आसान सी डेफिनेशन। और इसके अलावा ये स्टेप्स जो है, किसी भी जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हो तो उससे पहले आप एल्गोरिदम बनाते हो, यहाँ पे आपके माइंड में एल्गोरिदम बनता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बनता है। तो ये वो तरीका है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो इसके लिए एल्गोरिदम को मजीद डिस्क्राइब करने के लिए फ्लो चार्ट्स को भी यूज किया जाता है, जो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं आपको आपकी प्रॉब्लम का। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है कि पिक्चर फॉर्म में आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दे रहे होते हैं फ्लो चार्ट्स जो है, ठीक है। और फ्लो चार्ट्स क्या है? इट इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किसकी? एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम क्या है? वो उसके बाद प्रोग्राम बनता है। एल्गोरिदम एक सिंपल वर्ड्स में आपने प्रोग्राम लिख देना अपने आसान जुबान में, कोड में नहीं करेंगे, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं करेंगे, सिंपल आसान से जुबान में इंग्लिश में आप लोग एल्गोरिदम लिख सकते हो और उस एल्गोरिदम को आपको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपली कुछ शेप्स हैं उनको यूज करो और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दो एल्गोरिदम को। तो एल्गोरिदम अपीयर इन ऑल प्रोग्राम्स, तमाम प्रोग्राम्स में, मतलब ये एक एल्गोरिदम या सॉरी फ्लो चार्ट की एग्जांपल है। गो टू फर्स्ट स्पॉट एंड गेट हाइट, यानी कि उसने कहा कि फर्स्ट स्पॉट में जाओ और हाइट लो। उसके बाद आर देयर स्टिल स्पॉट्स टू रीड, यानी कि कुछ और स्पॉट्स हैं रीड करने के लिए, अगर नहीं है तो स्टॉप, अगर है तो वो मजीद रीड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे बात करते हैं ह्यूरिस्टिक्स की। तो सेट ऑफ स्टेप्स हैं, सोल्यूशन इज यूजुअली फाउंड, सोल्यूशन में नॉट बी ऑप्टिमल, यानी कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ह्यूरिस्टिक मिलता है, आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है। सोल्यूशन हो सकता है बेस्ट सोल्यूशन ना हो, लेकिन हो जाता है। यूज मैंने एल्गोरिदम फेल्स, एल्गोरिदम इज नॉन एग्जिस्टेंस और टू कॉम्प्लेक्स, अपीयर इन मोर कॉम्प्लेक्स। ये जो ह्यूरिस्टिक्स हैं ये आपको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में मिलेंगी, जैसे कि डाटा माइनिंग है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, या यहाँ पे वो चीज़ यूज़ होती है जो कि ह्यूरिस्टिक जो है बेसिकली वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे एल्गोरिदम फेल हो जाते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के अंदर ह्यूरिस्टिक्स यूज़ की जाती हैं। बेसिकली इसमें ऑप्शंस फाइंड हो जाता है, यानी सोल्यूशन आपको मिल जाता है, लेकिन ऑप्टिमल नहीं मिलेगा। मतलब कि ऑप्टिमल हो सकता है मिल भी जाए, ऑप्टिमल हो सकता है ना भी मिले, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रोग्रामिंग यूजेस डिफाइंड स्ट्रक्चर्स क्रिएट इजी टू रीड कोड, प्रोग्राम्स आर एफिशिएंट एंड रन फास्ट। सेवरल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स आमतौर पे क्या है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये है कि आप स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हो और उसके थ्रू प्रोग्रामिंग करते हो। स्ट्रक्चर बेसिकली आप लोग एक डाटा टाइप क्रिएट करते हो और उसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हो। इसमें क्या है कि आप इजीली रीड कर सकते हो कोड को। इसके अलावा एफिशिएंट है, फास्ट रन करता है, यानी तेज़ी से चलाता है। इसके अलावा कई तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफाइन भी किए गए हैं। और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग है, सीक्वेंस के थ्रू प्रोग्रामिंग होती है उसकी, ठीक है? तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेसिकली स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर एक डाटा टाइप के बारे में मैंने बात की है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर की बात की गई है। ये नहीं कि अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि कभी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, कभी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, इसमें एक प्रोग्राम के कंप्लीट फ्लो को डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा टिपिकली एग्जीक्यूट इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन ब्रांचेस जो हैं वो मल्टीपल फ्लो अलाउ कर देती हैं। ब्रांचेस क्या होती हैं? जंप्स। जंप्स क्या होते हैं? ये जो इफ स्टेटमेंट बनती है ना, इसके थ्रू आपको जंप कराया जाता है। एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को छोड़ के उसे अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। यानी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर आप लोग मूव कर जाते हो, कंट्रोल जो है वो मूव कर जाता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को, आने वाली स्टेटमेंट को जहाँ पे मूव किया है उनको एग्जीक्यूट करता है, पिछली को छोड़ देता है, ठीक है? ऐसा होता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है? ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ के साथ आमतौर पर इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? ये कंडीशन देती है, जब कंडीशन ट्रू हो तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया था ग्रेड में, ठीक है? तो उसका हवाला देता हूँ कि अगर ग्रेड जो है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अगर पास और फेल का मैंने बताया था आपको कि पास और फेल क्या है कि अगर पास जो है, अगर आपके टोटल मार्क्स जो हैं वो 50% है, जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 50% है टोटल मार्क्स के, तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो। तो ये दो स्टेटस मैंने ऐसे बताए थे, इस तरह से ये हो सकता है यहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी ये लॉजिकल स्टेटमेंट लगी थी। तो बेसिकली इफ एल्स क्या एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है इसमें कंडीशन स्टेटमेंट यूज होती है। डिटरमिन विच कोड टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, ये बताता है आपकी कंडीशन के बेस पे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इफ your obtained marks is greater than 40 out of 100, then you are pass, यानी कि आप को एक मैसेज हो जाएगा कि यू आर पास। अगर आप के मार्क्स जो है, ऑब्टेन मार्क्स जो है वो 40 से कम है, तो आपको मैसेज होगा यू आर फेल, ठीक है? तो इस सिचुएशन में कोई एक स्टेटमेंट जो है वो चलेगी, कोई एक स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगी, या तो आप पास हो गए या फेल हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे ये होता है कि ये बताती है कि कौन सी ये कोड जो है ये बताता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी बेस्ड ऑन दी कंडीशन, ठीक है? रेपिटेशन में क्या होता है कि लूप्स चलते हैं। लूप्स में क्या होता है कि कुछ बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर में कि बार-बार हम अपना एक ही स्टेटमेंट्स को दोहराने से बेहतर है कि हम लूप यूज़ करें। लूप बेसिकली किससे होता है कि हमें बाज़ औक़ात प्रोग्रामिंग में ना कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना पड़ता है बार-बार फॉर सम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? वो लूप है, ठीक है? वो लूप्स है। तो इसमें क्या होता है कि कोड का जो एक सेक्शन है, पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो उसको कोड वो रिपीट होता रहता है एक खास कंडीशन तक, एक खास मुद्दत तक। जब तक वो कंडीशन फुलफिल होती रहती है, रिपीट लूप होता रहता है, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप निकल जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि उतने टाइम रेपिटेशन होती है, उसके बाद रिपीटेशन नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक चीज़ सबसे पहले ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को एनहांस करती है। इनिशिएटिव मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट के तौर पे हम दुनिया को ऑब्जेक्ट के तौर पे देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है कि हम इस वर्ड को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखेंगे, जैसे कि आप हो, यानी कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है, कोर्स एक ऑब्जेक्ट है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई चीज़ जिसके बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सके वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? या एंटिटी है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ये आपको कार नजर आ रही है, अब इसके बारे में डाटा क्या इकट्ठा किया जा सकता है, यानी कि कितना इंजन है इसका, ठीक है? और इसके टायर्स की तादाद कितनी है, और इसकी बॉडी कितनी है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, इसके कलर कितने हैं, इसके डोर कितने हैं, इसके बॉडी का कलर क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इसकी क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शन क्या है इसका? बेसिकली फंक्शन ये मूव फॉरवर्ड करती है, टर्न करती है, और इसके अलावा स्टॉप भी होती है, रिवर्स भी करती है, यानी कि ये सारे इसके फंक्शन हैं। आगे पीछे दाएं बाएं जाना इसके फंक्शन हैं, और बाकी सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं,
ठीक है। तो हम सारी चीज़ों को इस तरह से देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसका फ़ायदा क्या होता है, हम कोड रीयूज़ कर सकते हैं। कोड यूज़ इन मैनी प्रोडक्ट्स, यानी ये कोड आप जब करते हो उसको, उस कोड को कई बार कई प्रोडक्ट्स में यूज़ भी किया जा सकता है। आपकी प्रोग्रामिंग की जो स्पीड है, यानी कि जो प्रोग्राम डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और सिंप्लीफाइज करता है प्रोग्राम डेवलपमेंट भी आपकी आसान हो जाती है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कि आजकल भी चल रही होती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। Develop objects, all real world items are objects. Object oriented programming develops code versions, contains data about the item, contains functionality, object encapsulates both into one package. क्या है कि जितनी भी रियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं ना वो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वो कहता है कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलप कोड वर्जन, यानी कि कोड का वर्जन क्रिएट करता है। इसमें डाटा होता है आइटम के बारे में, यानी कि कोई भी आइटम जिसके बारे में आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो ना उसके अंदर आपका डाटा होगा और उसकी फंक्शनैलिटी भी होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप कोई डाटा इकट्ठा करते हो या फिर एट्रीब्यूट होते हैं उसके, उसका फंक्शन भी होगा, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी होगी, उसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे। जैसे कि अगर टेबल है, टेबल को देखो तो उसका कोई फंक्शन है, यानी कि उसके ऊपर आके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हो, सिटिंग प्लेस है वो, और इसके अलावा इसकी 4 टाँगें हैं, ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर हाइट है, और एक वुडन का है, इसका कलर है, वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेट बोथ इनटू वन पैकेज। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको यूँ समझ लें कि एनकैप्सुलेट किया जाता है, यानी कि उसको हाइड कर दिया जाता है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसके जो फंक्शन है, उनको हाइड रखा दिया जाता है, यानी कि जैसे कैप्सूल होता है ना, उसके अंदर मेडिसिन होती है, इस तरह से कैप्सूल को खोले तो मेडिसिन अंदर से पाउडर फॉर्म में निकलती है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट जो है उसको खोलें तो उसके अंदर से उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस निकलेंगे, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसका बिहेवियर बताने के लिए हमें क्लासेस को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। क्लासेस क्या है, यूँ समझने की एक मैप है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शंस होंगे और इसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे। तो वो समझ लो कि एक मैप है, मैप क्लास जिसको कहते हैं, ठीक है। ये क्लास वो क्लास नहीं है जो आमतौर पे हम क्लास यूज़ करते हैं, ये क्लास दूसरी क्लास है, ठीक है। इस क्लास को यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे कॉल या मैसेज वगैरह वटेवर यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।